तू कहाँ चला पाएगी अमीर रसोई के महंगे महंगे सामानों को। खैर रिमझिम को खाना बनाने में बहुत देर हो जाती है। तभी चंद्रा उसके पास जाती है। माँ जी बस सब्जी बनने वाली है। हाँ हाँ ठीक है, अब इतने घंटे से तू बना रही है तो बन ही जाएगी। आई एम सॉरी माँ जी, वो सिलबट्टे पर मसाला पीसने में बहुत टाइम लग गया। क्यों टाइम लग गया भाई? तुम्हारे घर में ऐसी मशीन तो होगी नहीं, तो तुम सिलबट्टे में ही तो पीसती होगी मसाला। नहीं सासू माँ, हमारे घर में मिक्सर है, लेकिन थोड़ा पुराने स्टाइल का है। मतलब यहाँ के जैसा हाईफाई और महंगा वाला नहीं है। अच्छा, तो तेरे घर में भी मिक्सर था? हाँ माँ जी। चलो अच्छी बात है, तुम्हारे घर में कम से कम एक दो मशीन तो है, मैंने सोचा कि वो भी नहीं है। हम्म। अच्छा, अब सबके लिए खाना लगा दो, तुम्हारे ससुर जी की दवाई का टाइम भी हो गया है। जी माँ जी। इसके बाद रिमझिम सबके लिए खाना लगा देती है और सभी लोग खाना खाते हैं। खैर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी एक रात 2 बजे तक आर्यन जाग कर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। आर्यन जी, रात के 2 बज चुके हैं, अब तो आप सो जाइए, कल आपको ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी 1 घंटा और जागना होगा और अपना काम कंप्लीट करना होगा। तुम नहीं जानती, मैं अपने काम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तभी तो हमारी कंपनी इतनी आगे है। हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन मेहनत के साथ आराम करना भी तो ज़रूरी है। तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी और आप अपना काम और अच्छे से कर पाएँगे। बात तुम्हारी सही है, लेकिन क्या करूं, अभी ना कुछ दिनों से वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है। हाँ, मैं देख रही हूँ, करीब 7 दिन से आपका यही रूटीन है। आप 3-4 बजे तक जागते रहते हो। हाँ रिमझिम, क्या करूं, काम में तो ऐसा ही होता है। हाँ, मैं भी थक जाती थी और सो जाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ जागूँगी। अरे नहीं नहीं रिमझिम, तुम रेस्ट करो। नहीं, नहीं, रुकिए, मैं आती हूँ। ये कहकर रिमझिम किचन में चली जाती है और आर्यन के लिए कॉफी बनाकर लाती है। अरे ये कॉफी। हाँ, कॉफी पी लीजिए, इससे आपको नींद भी नहीं आएगी और थकान भी नहीं लगेगी। हम्म, थैंक यू सो मच रिमझिम। इसमें थैंक यू कैसा? मैं तो आपकी पत्नी हूँ। ये बात सुनकर आर्यन कुछ सोचने लग जाता है। क्या हुआ आर्यन जी? आप तो कुछ सोचने लग गए। वो कुछ नहीं रिमझिम, बस ये सोच रहा था कि रात के 3 बजे तक काम पूरा हो जाएगा कि नहीं। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो काम 3 बजे नहीं 2:30 बजे ही खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, पहले आप फटाफट कॉफी पी लीजिए। हाँ। मैं भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ ना, अब मैं अपना मुंह बंद कर लेती हूँ ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सके। बड़ी फनी हो तुम रिमझिम। अच्छा तो तुम अब सो जाओ, मैं अपना काम कर लेता हूँ। हाँ ओके। रिमझिम सो जाती है। वही जैसा रिमझिम कहती है वैसा ही होता है। आर्यन का काम 30 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है। वाह, रिमझिम की तो आंख लग गई। चलो अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ, सुबह 9 बजे निकलना भी है। इसके बाद आर्यन भी सो जाता है। वही अगली सुबह होती है और दरवाजे की घंटी बजती है। बहू देख तो कौन है? हाँ माँ जी। रिमझिम जल्दी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां पर उसकी माँ और बहन आई है। रिमझिम बहुत खुश हो जाती है। माँ आप? कल्पना? हाँ दीदी। तीनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। ओहो, आइए आइए समधन जी आइए। जी समधन जी। दोनों घर के अंदर आती है। इसके बाद सभी लोग बैठकर गपशप करने लगते हैं। रिमझिम सबके लिए नाश्ता लगाती है। ये लो खाओ ना साली जी। जी जीजा जी, आप भी खाइए। अरे मैं तो खा चुका हूँ, मैं तो अब ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अच्छा। खैर थोड़ी देर के बाद आर्यन ऑफिस चला जाता है। वहीं कल्पना रिमझिम से कुछ बात करना चाहती थी, तो कल्पना उसे उसके कमरे में ले जाती है। क्या हुआ, तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहती थी? दीदी वो। तभी कल्पना अपनी बहन को एक चौंकाने वाली बात बताती है। रिमझिम हैरान हो जाती है। क्या? हाँ दीदी। कल्पना अपनी बहन को वो बात बता देती है जिसे सुनकर रिमझिम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो रोने लग जाती है। ये कैसे हो सकता है कल्पना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी, आखिर जीजू ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आर्यन जी को मुझसे प्यार नहीं था तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्यों की? चिंता मत करिए दीदी, आखिर बात क्या है ये मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। दरअसल कल्पना जब से रिमझिम के ससुराल में आई थी तब से आर्यन न जाने क्यों उसे घूर घूर कर देख रहा था और देख देख कर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा था। कल्पना, मेरी किस्मत बहुत बुरी है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए, गलती किसी और की है तो मरना आपको क्यों पड़ेगा? ऐसा क्यों होगा भला?
न जाने क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ। दीदी आप चिंता मत करिए, हम सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। ठीक है। कल्पना रिमझिम को ऐसे ही बहुत देर तक समझाती रहती है, तब जाकर रिमझिम में थोड़ी हिम्मत आती है। तो कल्पना, मैं भी पता लगाने की कोशिश करूंगी कि आखिर आर्यन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हाँ दीदी, सच्चाई तो हम लोग पता लगा कर ही रहेंगे। दोनों बातें कर ही रही थी, तभी रिमझिम की सासू माँ उसे बुला लेती है। आई माँ जी, बस 2 मिनट। चलो दीदी। रिमझिम वहां से चली जाती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन बेचारी काम करते वक्त अपनी आंखें नम किए हुए बार बार आर्यन के बारे में ही सोचती रहती है। हे भगवान, मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हैं आप। और रिमझिम ऐसे ही अपनी आंखें नम किए हुए अपना काम करती रहती है। वहीं दूसरी ओर कल्पना अपनी माँ से बात कर रही है। माँ, ये बताइए, दीदी का इतना बड़ा घर है और यहाँ पर एक भी नौकर नहीं है। जब से हम लोग आए हैं तब से बस दीदी अकेले ही सारा काम कर रही है। बेचारी थकती नहीं होगी क्या। अरे तो इससे तुझे क्या लेना देना है, काम तो रिमझिम ही कर रही है ना, तू थोड़ी ना कर रही है। तू चुपचाप आराम से बैठ और एसी की हवा खा। माँ, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, दीदी पराई हो गई है। अब तो आप थोड़ा बदल जाइए, देखिए तो दीदी की क्या हालत हो रही है। अरे बस बस, चुप रह तू। मैं तो जा रही हूँ टीवी देखने। तुझे पता है रिमझिम की सास के कमरे में कितना बड़ा टीवी लगा है। बाप रे बाप, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा टीवी नहीं देखा है। सच में अमीर लोगों की तो बात ही अलग होती है। माँ, मैं आपसे दीदी की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ और आप टीवी के पीछे पड़ी हैं। देख, अब मैं लास्ट बार कह रही हूँ, मेरा मूड मत खराब कर। मैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आई हूँ, तेरी बकवास सुनने नहीं आई हूँ। बेहतर होगा कि तू चुप रहे और एंजॉय कर, समझी। माँ सुनो तो। गुस्से में काजल वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और आर्यन और से घर आ जाता है। तभी कल्पना थोड़ी देर बाद आर्यन के कमरे में जाती है। हेलो जीजू, ये देखिए तो ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर। वाह, इस ड्रेस में तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो साली जी। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मेरी फ्रेंड है एक, वो इसी शहर में रहती है। आज उसका बर्थडे है तो उसी की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी चलूं क्या? क्यों, वहां तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी, आप वहां पर क्या करोगे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। वैसे जीजू, आप चाहे तो हम दोनों कल कॉफी पर चल सकते हैं। कल्पना की मुंह से ये बात सुनकर आर्यन बिल्कुल चौंक जाता है। क्या? हाँ जीजू, अगर आप चाहें तो हम चल सकते हैं। अच्छा, लेकिन अचानक से तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ जीजू, सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो, मैं आपके लिए पागल हो चुकी हूँ जीजू। मुझे हर जगह बस आप ही दिखाई देते हैं। क्या? हाँ जीजू, आप बताइए ना, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाँ कल्पना, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। मुझे तुम्हारी सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं। सच्ची। मुच्ची। तभी बाथरूम से रिमझिम बाहर निकलती है। दरअसल रिमझिम बाथरूम में छिपी हुई थी और इन दोनों की बातें सुन रही थी। आर्यन जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो रिमझिम, मेरी कोई गलती नहीं है। जीजू, नाटक बंद करिए। आप जिस तरीके से हमें देखते हैं, क्या हमें पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके मन में वाकई में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए ही हमने ये नाटक किया है। हाँ आर्यन जी, आप हमसे प्यार नहीं करते तो क्यों की हमसे शादी। रिमझिम, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कसम खाता हूँ अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिलने के बावजूद भी ऐसी हरकतें करने लगा। और इस तरह आर्यन रिमझिम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। इसीलिए रिमझिम का मन पिघल जाता है। आर्यन उसके पैरों में पड़कर माफी मांगने लगता है। ठीक है आर्यन जी, हमने आपको माफ किया। आप जैसे भी हैं हमारे पति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन प्लीज दोबारा ऐसा मत करिएगा। हाँ जीजू, प्लीज ऐसा दोबारा मत करिएगा, वरना हम अपनी दीदी को यहाँ से ले जाएंगे। हाँ कल्पना, आई एम सॉरी। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए दीदी। दोनों बहनें वहां से चली जाती है। वहीं इसके बाद आर्यन सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उसे इन सारी घटनाओं के बारे में बता देता है। माँ, मेरा तो बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा था, लेकिन मैं अपनी बहन के लिए चुप था। वरना
दोनों को ऐसा सुनाता ना कि दोनों जिंदगी भर याद रखती। माँ, आप इन दोनों का अच्छे से क्लास लेना आज से। तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों को तो मैं खून के आंसू रुलाऊंगी। और वैसे भी तू तो जानता ही है इनकी माँ क्या करती थी पहले, तो जाहिर सी बात है कुछ असर तो बेटी पर आएगा ना। हाँ माँ। सब ने पूछा अब क्या ही बाकी है कि मैंने पूछा। वहीं दूसरी ओर कल्पना भी अपनी माँ काजल को भी ये सारी बातें बता देती है, लेकिन काजल तो उसे उल्टा चुपचाप रहने के लिए कहती है। तू ज्यादा जज बनने की कोशिश मत कर, समझी? जैसा भी चल रहा है चलने दे, तुझे उसकी जिंदगी से क्या लेना देना। अरे हमें हर महीने 30-35 हजार मिल जाते हैं बस, और क्या। माँ सच में आप बहुत लालची हो। और ये कहकर कल्पना उस कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं काजल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, वहीं चंद्रा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत गुस्से में थी, इसीलिए वो रिमझिम को सबक सिखाने के लिए सीधे रसोई में जाती है। ये माइक्रोवेव तो खुला ही है, बंद करना भूल गई क्या आज भी? हाँ माँ जी, सॉरी, बंद करना भूल गई, अभी बंद करती हूँ। जब भी कुछ बोलो तो बस यही बोलती है कि बंद करना भूल गई, बंद करना भूल गई। अरे बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? ये सुनकर रिमझिम को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी अपनी सासू माँ के सामने कड़वे घूंट पीकर रह जाती है। माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे अपना ये डायलॉग ना अपने पास ही रख, बार बार एक ही डायलॉग चिपका देती है मुझे। अब ये बता कि खाना बन गया कि नहीं? जी माँ जी, सब कुछ बन गया है, बस रोटियां बनानी रह गई है। तो कब तक बनाएगी तू रोटियां? कल तक बनाएगी क्या? दिख नहीं रहा रात के 9:30 बज गए हैं। सासू माँ, वो माँ से कई दिन के बाद मिली ना, तो बस माँ के साथ थोड़ा बात कर रही थी, इसीलिए टाइम का पता नहीं चला। अरे तेरी माँ क्या कहीं की मिनिस्टर है जो उसके साथ बैठकर मीटिंग कर रही थी तू? जल्दी से रोटियां बना दे, वो भी 5 मिनट के अंदर। माँ जी, लेकिन 5 मिनट के अंदर इतनी सारी रोटियां कैसे बनेगी? और आज तो एक्स्ट्रा रोटी भी बनानी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस तुझे 5 मिनट में रोटियां बनानी है तो बनानी है। अगर रोटियां नहीं बनी ना तो हम बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे, और अगर बाहर से खाने में मेरी या इनकी तबीयत बिगड़ी तो इसकी जिम्मेदार बस तू ही होगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं कोशिश करूंगी कि 5 मिनट में रोटियां बन जाए। जल्दी। तभी वहां कल्पना आ जाती है। आंटी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके घर की नौकरानी बिजली काम पर कब वापस लौटेगी? कल्पना, ये क्या बोल रही है तू? अरे नहीं नहीं, बोलने दो बोलने दो, तुम लोग तो जो मन चाहे वो बोल सकते हो भाई। नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस नौकरानी बिजली के बारे में पूछ रही हूँ। चुप हो जा कल्पना। अरे दीदी, नौकरानी अगर काम पर नहीं आ रही है तो पूछने का हक भी तो बनता ही है ना, इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने? तो कान खोलकर सुन लो मैडम, इस घर में अगर तुम्हारी बहन को रहना है ना तो घर का सारा काम करना होगा। और हाँ, हमने हमारे घर की नौकरानी को काम से निकाल दिया था। अब तो सब पता चल गया ना मैडम कल्पना, अब तो खुश हो? लेकिन आंटी, आपका इतना बड़ा घर है, एक नई नौकरानी रखने में क्या हो जाएगा? कुछ ज्यादा ही बदतमीज है तुम्हारी छोटी बहन रिमझिम, इससे कह दो अपना मुंह बंद कर ले, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं आंटी जी, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, आपको तो बेवजह ही मुझ पर गुस्सा आ रहा है। रसोई में हल्ला गुल्ला सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंचते हैं। अरे चुप कल्पना। अरे समधन जी, मेरी छोटी बेटी को माफ कर दीजिएगा, छोटी है ना तो ज्यादा लाड़ प्यार मिलने के कारण ऐसी हो गई है। वहीं रिहाना अपनी माँ के पास जाकर धीरे से कुछ कहती है। माँ, अब इतना ज्यादा भी मत करो ना, कहीं ऐसा ना हो कि भाभी घर छोड़कर चली जाए। और चंद्रा चुप हो जाती है कि तभी रिमझिम का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। रिमझिम को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है। कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसको होश आ जाता है। सभी उसके पास ही मौजूद थे। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही सुना दिया। हाँ भाभी, मेरी माँ जैसी भी है तो आपकी सासू माँ ही ना, माफ कर दीजिए इन्हें। अरे नहीं नहीं सासू माँ, कोई बात नहीं, आप माफी मत मांगिए, सास और बहू में तो इतना चलता ही है। हाँ बेटा, तू बहुत अच्छी है। वहीं दूसरी ओर कल्पना ये सोच रही थी कि आखिर इतनी जल्दी रिमझिम की सासू माँ कैसे बदल गई। आखिर चल क्या रहा है, क्या ड्रामा है ये दीदी की सास का? कुछ तो चाल है। खैर, थोड़ी देर में रिमझिम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो बाकी लोगों के साथ घर आ जाती है। तो इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रिहाना अपने माता पिता और अपने भाई के साथ किसी बाबा के पास आई हुई है। बाबा जी,
आपने तो कहा था कि आर्यन की शादी के 32वें दिन बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ बाबा जी, इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि ये टोटका असफल हो गया है? अरे नहीं पुत्री, ऐसे कार्य में कई बार देरी होती रहती है। तुम लोग बेवजह इतना परेशान मत हो, मैं हूं ना। लेकिन बाबा जी, उस लड़की को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है अब। कैसे होगा, कब होगा? हाँ बाबा जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लड़की घर छोड़कर चली जाए। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखो कि वो लड़की खुश रहे, और जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वो तुम्हारे घर में ही रहे, तभी ये कार्य सफल हो पाएगा। बाबा जी, लेकिन और कितना समय लगेगा? वैसे मैंने तुम लोगों को 32 दिन बताया था, लेकिन कभी कभी इस कार्य में देरी हो जाती है। ऐसा करो, तुम लोग 32 दिन और रुक जाओ, और अगर तब भी उसकी मृत्यु नहीं होती है तो मैं इसका दूसरा उपाय बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये काम जल्दी हो जाए, प्लीज बाबा जी। तुम चिंता मत करो पुत्री, सब काम अच्छे से हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर हम आयुष्मान को देखते हैं, जो किसी दूसरी लड़की के साथ होटल रूम में ठहरा हुआ है। आई लव यू सो मच नव्या। चुप रहो, तुम मुझसे प्यार तो करते नहीं हो। अरे नव्या, मैंने तुमसे कहा ना, बस कुछ दिन और रुक जाओ। रिहाना और उसके परिवार वालों को मर्डर के केस में अंदर करवा दूंगा, तब उसके बाद हम लोग एक हो जाएंगे। हाँ, वो तो तुमसे एकदम चिपक ही गई है। वही तो, अगर मैंने उसके मुंह पर कह दिया ना कि मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ तो वो मेरा खून पी जाएगी। इसलिए ही तो मैं ये नाटक कर रहा हूँ। पर कैसे होगा ये? मैंने रिहाना से बोला कि मेरे ग्रह में दोष है, मतलब मैं अगर शादी करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो एक टोटका करना होगा। अच्छा, तो टोटका ये होगा कि उसके भाई को किसी गरीब लड़की से शादी करनी होगी जिसकी माँ का बैकग्राउंड खराब हो, और जब उसका भाई उस लड़की से शादी करेगा तो उसकी 32 दिन के अंदर मौत हो जाएगी। मुझे लगा कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। पर कर लिया ना। हाँ, उन बेवकूफों ने ये बात मान ली। अब मैं उसे बहाने पर बहाने मार रहा हूँ। इसलिए मैंने आगे का प्लान ये सोचा है कि अब मैं रिहाना से ये कहूंगा कि वो लोग उस लड़की को मार दें, ताकि वो सभी जेल चले जाएं और मैं आजाद हो जाऊं। क्या बेवकूफ है ये लोग। आज के जमाने में भी भला ऐसा कुछ होता है क्या? ये लोग चालू तो बहुत है, लेकिन ये तो देखो कि इन्हें बेवकूफ कौन बना रहा है। मैं हूँ मास्टरमाइंड आयुष्मान। ये तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भी बेवकूफ बना रहे हो? अरे पगली, तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। आओ, गले से लगा लो मुझे। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। खैर, करीब 25 दिन और बीत जाते हैं। तभी रिहाना फिर से आयुष्मान से मिलने रिहाना, बाबा जी ने दूसरा उपाय बताया है। उन्होंने बताया है कि रिमझिम भाभी की नेचुरल मौत नहीं हो सकती है, अब उन्हें मारना होगा। क्या? हाँ, वो भी तुम्हारे हाथों से। देखो रिहाना, अगर हमें एक दूसरे का होना है तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। और इसके बाद आयुष्मान अपनी बातों से रिहाना का ब्रेन वॉश कर देता है और वो उसकी बातों में आ जाती है। ठीक है आयुष्मान। हाँ, जाओ और ये काम कर दो। और हाँ, उसे मारते वक्त अपने हाथ में वो धागा पहन लेना। ठीक है, रात के 3 बजे मैं इसे मार दूंगी। रिहाना घर आती है और कुछ घंटों में रात के 3 बज जाते हैं और रिहाना एक धारदार चाकू अपने पीछे छुपाकर अपनी भाभी के कमरे में जाती है। उसे धीरे से उठाती है। नाना जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो भाभी, जरा मेरे साथ छत पर चलिए, मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। अच्छा अच्छा, रुकिए, चलती हूँ। रिमझिम रिहाना के साथ छत पर चली जाती है। बोलिए ननद जी, क्या बात है? वो असल में, इतना कहते ही वो रिमझिम को मारने वाली ही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी की छत पर जाती है, जहाँ पर उसका पड़ोसी टॉर्च लिए हुए खड़ा था। अरे बिटिया, इतनी रात को तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं काका, कुछ नहीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे कुछ नहीं बिटिया, मुझे जरा कुछ आहट हुई है तो बस चेक करने आ गया। अच्छा अच्छा। लेकिन लगता है कोई बिल्ली वगैरह थी। हाँ ठीक है काका, गुड नाइट। और रिहाना अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आती है। आपने कुछ बताया ही नहीं। ननद जी क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाभी, मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है? अब आप सो जाओ। ठीक है। रिमझिम वहां से चली जाती है। आज इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई, और इस बूढ़े को भी आज ही छत पर आना था। हाँ। इसके बाद रिहाना भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह रिहाना बहुत लेट उठती है और उठते ही वो टीवी ऑन करती है। टीवी ऑन करने पर न्यूज चालू हो जाती है, जिसे देखकर रिहाना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या? ये आयुष्मान? नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं। रिहाना के चीखने के कारण बाकी लोग उस कमरे में आ जाते हैं।
रिहाना जोर जोर से रोने लगती है। क्या हुआ बेटी? देखो माँ, ये न्यूज। दरअसल आयुष्मान को नव्या के साथ होटल में किसी रेड में पकड़ लिया गया था। दरअसल जिस होटल में वो दोनों ठहरे थे उस होटल में गलत काम होते थे, लेकिन आयुष्मान और नव्या को इस बात की भनक भी नहीं थी। रो मत बेटी, रो मत। मुझे तो पहले से इस आयुष्मान पर शक हो रहा था। माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी रेहाना। तूने दिल और जान से आयुष्मान से प्यार किया था, लेकिन यह आयुष्मान तेरे प्यार के लायक नहीं था। अरे इसे तो डूबकर मर जाना चाहिए। हाँ बेटी, तू चिंता मत कर। उस आयुष्मान को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे। उसको लंबे समय के लिए जेल में डालेंगे। लेकिन पापा, मुझे धोखा क्यों मिला? बोलिए, क्यों मिला? नाना जी, वो आदमी आपके लायक नहीं था, इसीलिए भगवान ने उसे आपकी जिंदगी से दूर कर दिया। ये तो शुक्र है कि सही समय पर सब कुछ पता चल गया आपको, नहीं तो सोचिए इससे भी बुरा होता, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। हाँ, ऐसे आदमी को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती दीदी। हाँ बेटा, शायद भगवान ने तेरी इस बार मदद की है और तुझे सही रास्ता दिखाया है। अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई तेरे सामने आ गई। हाँ बेटा, खुद को संभाल। हम सब तेरी परेशानी को समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है जब कोई ऐसा इंसान धोखा देता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हाँ बेटा, और तूने तो उसके लिए हम सबको भी नजरअंदाज कर दिया था, तो भी उसने ऐसा किया। अब सोच बेटा, वो कितना बुरा आदमी होगा। ऐसे आदमी के लिए तेरे आंसू नहीं बहने चाहिए। तेरे आंसू बहुत कीमती हैं बेटा। हाँ मम्मी, पापा, भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भी देख नहीं पाई कि क्या सही है और क्या गलत। बस बेवकूफों की तरह उसकी सारी बातों को मानती चली गई और उसकी हाँ में हाँ मिलाती गई। हाँ रिहाना, लेकिन माँ, पापा, भैया, हमने भाभी और उसके परिवार वालों के साथ भी अच्छा नहीं किया। हमें उनके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं ननद जी। माफी? लेकिन क्यों? रिहाना और उसका परिवार शर्मिंदा था, वहीं चंद्रा सच बताने में हिचकिचाती है। सारी सच्चाई बता दो इन्हें चंद्रा। बहू, मेरी बेटी आयुष्मान से शादी करना चाहती थी। ये उसके लिए पागल थी, लेकिन उसने बोला कि उसके ग्रह में कुछ दोष है, इसीलिए एक विधि करनी होगी जिसके तहत आर्यन को एक गरीब लड़की से शादी करनी होगी जिसकी माँ का ताल्लुक कोठे और तवायफों से हो। क्या आपको मेरे बारे में सब पता था? हाँ, हमने सब पता किया था। तो इस तरह रिमझिम और उसके मायके वालों को सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है सासू माँ, अब तो सारी सच्चाई सामने आ गई है। अब मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से जा रही हूँ। रिमझिम जाने लगती है, लेकिन तभी आर्यन उसे रोक लेता है। नहीं रुको रिमझिम, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या तुम हमें हमारी गलती सुधारने का मौका दोगी? ये बात सुनकर रिमझिम खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रुकने के लिए मना कर देती है। उसके ससुराल वाले उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। बहू रुक जा, तू ही तो कहती थी ना कि तू हम लोगों से बहुत प्यार करती है। अगर सच में करती है तो रुक जा। हाँ बहू, हमें एक मौका तो दे दो। हाँ भाभी, वी आर रियली सॉरी। रिमझिम अपनी माँ और बहन की तरफ देखती है तो वो लोग भी उसे माफ करने के लिए हाँ में सर हिला देते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। इसके बाद ये सभी आयुष्मान के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। तब उस ढोंगी बाबा को भी पकड़ लिया जाता है। दरअसल बाबा भी आयुष्मान से मिला हुआ था। रिहाना जेल में आयुष्मान से मिलने जाती है। तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बनाया आयुष्मान, तुम्हारी वजह से मैं बहुत गलत कदम उठाने वाली थी। ये तो मेरे भोलेनाथ जी ने मेरा साथ दिया और सही वक्त पर तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई। अब तुम ऐसे ही जेल में सड़ते रहो। मुझे माफ कर दो यार रेहाना, पता नहीं किसी ने टोना कर दिया था मुझ पर। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे जेल से बाहर निकलवा लो प्लीज मेरी जान। शट अप, गो टू हेल। ये कहकर रिहाना वहां से चली जाती है। खैर, धीरे धीरे रिहाना उस ट्रॉमा से बाहर आती है और अब सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। वहीं रिमझिम को अब अमीर रसोई में सब कुछ इस्तेमाल करना आ जाता है। भाभी जी, आपको तो अमीर रसोई जम गई। हाँ, मेरी बहू है ही इतनी समझदार। तो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। गरीब बहू को अमीर रसोई रास आ गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।